नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जिसमें बात होगी सेहत की, बात होगी कोरोना संक्रमण की, साथ ही साथ बात करेंगे कोरोना से बचाव की और ऐसे तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे कोरोना को लेकर हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर जिस तरह से कई बातें सामने आ रही हैं, ऐसे में आम जनता के लिए कोरोना एक बार फिर से चिंता का विषय बन गया है। अभी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू ही हुई थी कि एक बार फिर कोरोना का डेल्टा वेरिएंट लोगों को डराने लगा है। क्या है डेल्टा वेरिएंट, कितना खतरनाक है और साथ ही साथ भारत में लगने वाली वैक्सीन इस पर कितनी कारगर है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो लोगों के जहन में है। इसको लेकर हम चर्चा तो करेंगे ही, साथ ही साथ आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार डेल्टा वेरिएंट भारत के तमाम राज्यों में मौजूद है, लेकिन कुछ राज्य जैसे तेलंगाना, दिल्ली, इन तमाम राज्यों में इसका असर अधिक रहा है, इसने अधिक प्रभावित किया है। यही वजह रही है कि इन राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर का कहर भी अधिक देखने को मिला है। इसके साथ ही साथ दूसरी लहर के कहर के साथ जो परेशानियां हुई हैं, उसके अलावा तीसरी लहर में यदि ये वेरिएंट इसी तरह भारतवर्ष में रहता है तो क्या वैक्सीन जो है वो कारगर साबित होगी? यदि कारगर नहीं है तो उसका दूसरा उपाय क्या है तीसरी लहर को लेकर बचाव के लिए, और क्या कुछ किया जा सकता है? क्योंकि यदि इन्फेक्शन रेट की हम बात करें तो माना यह जा रहा है, तमाम एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इस वायरस का जो इन्फेक्शन रेट है वो बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ी से ये संक्रामक तरीके से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ऐसे में ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है और साथ ही साथ कोरोना गाइडलाइंस का भी पूरी तरह से पालन करने की लगातार आवश्यकता बनी हुई है, चाहे अनलॉक की प्रक्रिया भी हो जाए। सवालों को लेकर बातचीत करेंगे। ब्रिटेन में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट सामने आया है, कितना खतरनाक है डेल्टा वेरिएंट? B1617.2 टीकों से कितना कारगर है कोरोना का डेल्टा वेरिएंट? फिर हो रहा है म्यूटेंट, तो किस तरह का म्यूटेशन हो रहा है उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। क्या नए डेल्टा वेरिएंट से आएगी तीसरी लहर? क्या तीसरी लहर में यही डेल्टा वेरिएंट खतरनाक साबित हो सकता है? ब्रिटेन में मिला वायरस आखिर कितना असरदार और कितना खतरनाक है? क्या नए वेरिएंट की जांच में RT-PCR कारगर है? क्या RT-PCR की जांच में ये वेरिएंट पकड़ा जा रहा है? उसके अलावा वैक्सीनेशन के बाद सीने में भारीपन हो तो क्या करें, यह अगला सवाल है। हाई बीपी या हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी वैक्सीन यदि है तो वैक्सीन कितना खतरनाक है? कई बार माना जा रहा है कि हाई बीपी को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, बिना मॉनिटर करे वैक्सीन लगवाना ठीक नहीं रहेगा। ऐसे में क्या कुछ सलाह डॉक्टरों के द्वारा दी जाती है हाई बीपी पेशेंट वालों के लिए, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो ये तमाम वो सवाल हैं जिनको लेकर हम हमारे आज के कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। क्या नया डेल्टा वेरिएंट तीसरी लहर का कारण बन सकता है? जिस तरह से दूसरी लहर में हमने देखा कि आखिरी के कुछ समय में डेल्टा वेरिएंट कारगर हुआ और माना यह जा रहा है कि अधिक संक्रामक होने की वजह से दूसरी लहर के कहर में इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी कि इस वायरस का जो रूप पाया गया है वो ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और इसीलिए स्थितियों को संभालने में कहीं ना कहीं मुश्किल होती है, परेशानी होती है। हाई बीपी वालों के लिए भी हम बातचीत करेंगे हमारे कार्यक्रम के दौरान। तो ये तमाम मुख्य तौर पर वो सवाल हैं जिनको लेकर हम आज बातचीत करने वाले हैं। उसके लिए हमारे साथ एक पैनल कुछ ही समय में जुड़ेगा और उसको लेकर हम चर्चा करेंगे, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उसके साथ ही साथ आप तमाम दर्शकों को लगातार मैं जानकारी दे दूं कि जितने भी एक्सपर्ट से हमारी बातचीत होती है, तमाम एक्सपर्ट से बातचीत करने के बाद ये जानकारी सबके द्वारा दी जा रही है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना गाइडलाइंस का लगातार आपको पालन करते रहना है, साथ ही साथ मास्क का भी प्रयोग करते रहना है। कई बार ये देखा गया है कि अनलॉक की प्रक्रिया जैसे जैसे उत्तर प्रदेश राज्य के साथ ही साथ भारत के कई राज्यों में हुई है और कई जिलों में लोगों को देखा गया है कि मार्केट्स में, बाजारों में लोग या तो कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं या कहीं ना कहीं मास्क का उपयोग उस तरह से नहीं हो रहा है जिस तरह से किया जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग दिखाई दे जाते हैं जो मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, मास्क के जगह पर मात्र दुपट्टे का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें भी लापरवाही नजर आ रही है। तो ये एक ऐसा वक्त है जब अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू जरूर किया गया है, लेकिन यहाँ पर सरकारों के साथ ही साथ जनता की भी जिम्मेदारी बनती है, जनता की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि यदि हम सब मिलकर चाहते हैं कि दूसरी लहर का कहर एक बार फिर से हम सबको ना देखना पड़े, जो स्थिति हम अभी झेल कर आए हैं, जिन स्थितियों से हम गुजरे हैं उसका दोहराव ना हो, तो ऐसे में सरकार
के साथ ही साथ शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है और जनता की भी अपनी जिम्मेदारी बनती है, जिसका निर्वहन भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को करना ही चाहिए। हम अपने चैनल के माध्यम से भी लगातार इस बात की अपील कर रहे हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं कि घर से बाहर यदि आप कहीं भी निकलते हैं तो आपको इन तमाम बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा मानसून को लेकर भी सतर्कता जरूरी है। डेल्टा वेरिएंट की जो हम बातचीत कर रहे हैं, ये डराने के लिए नहीं है, ये मात्र जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हम अपने एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे, सलाह लेंगे कि क्या कुछ मुख्य ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हमें गौर करना चाहिए, वो कौन सी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कई दर्शकों के हमारे पास सवाल आते हैं, जानकारियां आती हैं, तो उनका ये सवाल ये रहता है कि पहली डोज यदि लगवा ली है तो क्या दूसरी डोज भी उतनी ज़रूरी है। ऐसे में तमाम एक्सपर्ट्स के अनुसार दूसरी डोज भी उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि पहली डोज लेने के बाद जितने % आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो कुछ समय के लिए तो पर्याप्त हैं, लेकिन पूरी तरह से यदि आप कोरोना को हराना चाहते हैं तो वैक्सीन के जो 2 डोज तय किए गए हैं, तमाम IMA की गाइडलाइंस के अनुसार, ICMR की गाइडलाइंस के दौरान के बाद इन 2 डोज को तय किया गया है, तो ये दोनों ही डोज लगवाना आपके लिए बेहद आवश्यक है। इसमें जितना गैप सरकार के द्वारा दिया गया है उसी गैप का आपको पालन करना है, उसमें अपने आधार पर कोई मॉडिफिकेशन ना करें। तो ये तमाम जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से ही, साथ ही साथ एक्सपर्ट से जब हम बातचीत करेंगे तो आपके भी यदि कुछ सवाल हैं तो आप उन सवालों को रख सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम में हम आगे ज़रूर बढ़ेंगे और जानकारी भी लेंगे अपने डॉक्टर्स के माध्यम से, लेकिन उससे पहले वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूँगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। और उसमें कोई भी ऐसा दर्द या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। चलो चले, चलो चलो चले, चलो चले, चलो चलो चले, चलो चले टीका लगवाए हैं अब अपनी बारी। हम में से कोई एक न छूटे, सबकी जिम्मेदारी। चलो चले, चलो चलो चले। न शर्माना, न घबराना, न तुम आलस करना। कोरोना महामारी को मिल साथ खत्म है करना। मत रख शंका और सभी को है तूने प्रेरित करना। देवभूमि की युवा शक्ति तुम ना हक डरना। हम युवा शक्ति है, साथ में मिलके करनी ये तैयारी। हम में से कोई एक न छूटे, सबकी जिम्मेदारी। चलो चले, चलो चलो चले, चलो चले, चलो चलो चले,
कोरोना से लड़ेंगे जंग, वैक्सीनेशन करवाएंगे हम। कोरोना को है हराना, कोरोना मुक्त उत्तराखंड है बनाना। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। हेल्थ कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगातार कोरोना को लेकर तमाम अपडेट हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है और आज हम हमारे कार्यक्रम में डेल्टा वेरिएंट को लेकर बातचीत करेंगे। कितना खतरनाक है ये वेरिएंट, भारत में जो वैक्सीन लग रही है वो क्या डेल्टा वेरिएंट पर कारगर साबित हो रही है, साथ ही साथ जितना इन्फेक्शियस इसे माना जा रहा है कितनी तेजी से ये फैलता है और वो कौन सी सावधानियां हैं जो हमें लगातार डेल्टा वेरिएंट से बचने के लिए भी अपनानी होंगी, सावधानियां किस तरह से रखनी होगी, इन तमाम विषयों पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर जसवंत सिंह, वरिष्ठ चिकित्सक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल आपके सामने ये रखना चाहूंगी कि जिस डेल्टा वेरिएंट की बात हो रही है, ब्रिटेन में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट जो सामने आया है और भारतवर्ष में भी तमाम राज्यों में ये पाया गया है, ये जो डेल्टा वेरिएंट की बात हो रही है ये कितना खतरनाक है? डॉक्टर जसवंत जी मैडम, एक बार बोलिए फिर से। जी 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 हम आपको सुन पा रहे हैं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई थोड़ा। मैं एक बार अपना सवाल आपके लिए फिर से दोहरा देती हूँ, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? अपनी टीम से मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर जसवंत को एक बार फिर से जोड़ने का प्रयास करें। इसी बीच अपने दर्शकों को लगातार बता दें कि डेल्टा वेरिएंट को लेकर आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो डेल्टा वेरिएंट को लेकर आज हम खास तौर पर बातचीत करेंगे और कोरोना को लेकर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, दूसरी लहर हालांकि अब धीरे धीरे नीचे गिर रही है, संक्रमण की जो दर है वो नीचे गिर रही है, लेकिन ऐसे में भी अनलॉक की प्रक्रिया को जब अंजाम दिया गया है, तमाम उत्तर प्रदेश के जिलों के साथ ही साथ भारतवर्ष के तमाम राज्यों में धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में एक बार फिर से चिंता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा जब लापरवाही की जाती है तो एक बार फिर से स्थिति खतरनाक बन सकती है। इसका अंदेशा तमाम एक्सपर्ट्स ने भी जताया है कि अनलॉक की प्रक्रिया को यदि अंजाम दिया गया है तो इस प्रक्रिया को धीरे धीरे शुरू करना चाहिए था। साथ ही साथ शासन प्रशासन की जिम्मेदारी यहाँ पर बढ़ जाती है। लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए उन्हें जागरूक बनाना, साथ ही साथ उन्हें बाध्य करना, ये अब शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। जिस तरह से कई बाजारों का चित्र हम देख सकते हैं, ग्रामीण अंचलों की बात कर लें या शहरी इलाकों में बड़ी बाजारों की हम बात करें तो भारी भीड़ उमड़ रही है। काफ़ी दिनों के बाद लॉकडाउन खुला है, ऐसे में दुकानों पर सामान के लिए लोग उमड़ पड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं इस भीड़ भाड़ के चलते कोरोना गाइडलाइंस का भी जिस तरह से पालन किया जाना चाहिए वो पालन नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। शासन प्रशासन सरकारों की जिम्मेदारी के साथ ही साथ आम जनता की भी एक जिम्मेदारी बनती है। उसी को लेकर लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से अपने तमाम दर्शकों से ये अपील कर रहे हैं कि कोरोना को लेकर जो लापरवाही हमने पिछली बार दिखाई थी कहीं ना कहीं उसे हमें दोहराना नहीं है। कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करते रहना है, मास्क का प्रयोग करते रहना है। जानकारी के अनुसार वैक्सीनेशन की यदि हम बात करें तो पहली डोज के बाद अब दूसरी डोज के समय को 84 दिनों के गैप के लिए नियत किया गया है। तो इन 84 दिनों के गैप के बाद ही आपको दूसरी वैक्सीन लगवानी है। पोर्टल पर ये जानकारी अपने आप अपलोड हो रही है, अपने आप अपडेट हो रही है। साथ ही साथ यदि रजिस्ट्रेशन कराने में आपको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है पूरे भारतवर्ष में, तो आप कोविड सेंटर भी जा सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। कई ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर रजिस्ट्रेशन में मदद की जा रही है। आप ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपना स्लॉट मिलने के बाद आपका वैक्सीनेशन हो सकता है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की हम बात करें, उत्तर प्रदेश में अलग अलग लोगों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर अलग अलग खोले गए हैं, चाहे हम वकीलों की बात कर लें या फिर पत्रकारों की बात कर लें। इसके अलावा 12 वर्ष के बच्चों के जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, उनके लिए अलग सेंटर की व्यवस्था की गई है।
इसी तरह दिल्ली की यदि बात करते हैं तो दिल्ली में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन के थ्रू भी लोगों को वैक्सीन लगवाने का काम किया जा रहा है, जिससे लोगों को परेशानी या दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा भारतवर्ष से बाहर जो बच्चे पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, खेलकूद के लिए जिन्हें बाहर जाना है, उनके लिए वैक्सीनेशन की 2 डोज के बीच के गैप को भी कम किया गया और दिल्ली में अलग सेंटर की भी व्यवस्था की गई है। तो ये तमाम ऐसे प्रयास है जो सरकारों के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन सरकारों के प्रयास के साथ ही साथ आपको भी यहाँ पर जागरूक रहने की जरूरत है। और एक बार फिर से हमारे साथ डॉक्टर जसवंत सिंह, वरिष्ठ चिकित्सक, जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा डॉक्टर भरत मेहरोत्रा भी हमारे साथ चेस्ट स्पेशलिस्ट जुड़े हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले डॉक्टर भरत, आपके पास आऊंगी। क्या मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? जी, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने फ़ोन के अनम्यूट बटन को आप चेक करें, क्योंकि आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। इसके साथ ही साथ डॉक्टर आंचल कपूर भी हमारे साथ जुड़ी हैं, वरिष्ठ चिकित्सक। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में मैम। जी डॉक्टर भरत, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अब देखिए। जी बिल्कुल, अब ठीक है। अपना सवाल मैं सबसे पहले आपके पास रख देती हूँ। अब कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं और आज विशेष तौर पर हम डेल्टा वेरिएंट को लेकर बातचीत करेंगे हमारे कार्यक्रम में। तो ब्रिटेन से जो डेल्टा वेरिएंट भारत में आया है, भारत के कई राज्यों में पाया गया है। माना जा रहा है कि दूसरी लहर के प्रकोप में इसका भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है। तो ऐसे में डेल्टा वेरिएंट कितना खतरनाक है, कितना डरने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ इन्फेक्शन रेट को लेकर जो बातचीत हो रही है कि इसमें इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलता है, उस बात में कितनी सच्चाई है? हेलो। जी डॉक्टर भरत, आपकी आवाज हमें मिल पा रही है? आप अब अभी मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूंगा कि डेफिनेटली जो हम लोग देख रहे हैं इस समय डेल्टा वेरिएंट के बारे में, जो पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से डेल्टा वेरिएंट के बारे में बात हो रही है, डेफिनेटली खतरनाक है और ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं, बल्कि कहना चाहिए कि लंग्स के अलावा और भी जगह प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे लूज मोशंस होना, बुखार तेज आना, सांस ज़्यादा फूलना, ज़्यादा सीवियर डिजीज होना। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि मतलब मैं ये कहूँगा कि डरने की बात नहीं है, यहाँ पर प्रिकॉशंस प्रॉपरली लेने की बात है। हम सब लोग जानते हैं कि इतने लंबे समय से 1-1.5 साल से कोरोना से जूझते हुए हम सब लोग भी थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंट हो गए, थोड़ा सा इजी हो गए, एंड देन वी वर हिट वेरी हार्ड। और अब उसमें एक नया एडिशन है डेल्टा वेरिएंट। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने प्रिकॉशंस ठीक से लें। जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको कहा जा रहा है, मास्क लगाना, डिस्टेंस रखना, सैनिटाइजेशन यूज करना, सोशल गैदरिंग्स ना करना, क्लोज रूम्स, क्लोज स्पेसेस में 1-2 लोगों से ज़्यादा लोगों का ना रहना, ये सारे प्रिकॉशंस को रूटीनली फॉलो करें। जी बिल्कुल, आपके पास वापस आऊंगी मैं। इसी बीच हमारे साथ डॉक्टर जसवंत सिंह भी बने हुए हैं। डॉक्टर जसवंत, आपके पास आऊंगी। और डेल्टा वेरिएंट की जब हम बात कर रहे हैं तो भारत में जो डोजेस लोगों को लगाई जा रही है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन की हम बात कर रहे हैं, इस डेल्टा वेरिएंट पर अभी तक वो वैक्सीन कितनी कारगर है, हम चाहेंगे इस बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। हेलो जी डॉक्टर जसवंत। हाँ जी। क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? हाँ जी, मिल पा रही है आवाज। जी, आपसे सवाल मेरा ये है कि जिस डेल्टा वेरिएंट की हम बातचीत कर रहे हैं, ये डेल्टा वेरिएंट पे जो भारत में वैक्सीन लग रही है, कोवैक्सीन की बात कर लें या कोविशील्ड की बात कर लें, ये वैक्सीन कितनी कारगर है? ये काफी कारगर मेडिसिन वैक्सीनेशन है और इनका रिजल्ट है, बट ये कि थोड़ा केयर करना बहुत जरूरी है हमारे को। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे हम। और डॉक्टर आंचल कपूर भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। आंचल कपूर जी के पास हम ज़रूर जाएंगे, लेकिन इसी बीच डॉक्टर भरत आपके पास वापस आते हैं। कोरोना के इस वेरिएंट को लेकर कहीं ना कहीं लोगों के मन में कई दुविधा भी बनी है। इन्फेक्शन रेट को लेकर जब बात हो रही है तो लोगों का ये मानना है कि बहुत तेज़ी से ये फैलता है। ऐसे में तीसरी लहर की जब हम बातचीत कर रहे हैं तो तीसरी लहर को लेकर लोगों का डर बहुत अधिक बना हुआ है कि यदि ये वेरिएंट इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो तीसरी लहर में एक बार फिर से हम सब के सामने ये मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो क्या वाकई में ये इतना तेज है जिससे हम सबको डरने की जरूरत है, और क्या इसकी वजह से तीसरी लहर एक बार फिर से घातक रूप ले सकती है?
अगर तीसरी लहर आएगी तो डेफिनेटली बहुत घातक हो सकती है, तो हम लोगों को उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, साथ ही साथ डरना नहीं होना चाहिए, क्योंकि डरने से तो काम नहीं चलेगा, सतर्क रहने से काम चलेगा। जैसा कि अभी डॉक्टर भरत ने कहा कि हम लोगों को प्रिकॉशंस लेना है, हर तरीके से तैयार रहना है, जो हम लोग हमारे हाथ में वही तो हम लोग कर सकते हैं। जी बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे हम। और डॉक्टर भरत, अगला सवाल मेरा आपसे है यहाँ पर, जब हम वेरिएंट की बात कर रहे हैं तो कई लोगों का ये मानना है वैक्सीन को लेकर लोगों में कई बार दुविधा बनी रहती है। पहला डोज लेते हैं तो हमारे पास कई ऐसे कॉलर्स हैं जिनके ये सवाल आते हैं कि पहली डोज ले ली है तो क्या दूसरी डोज लेना अनिवार्य है। इस सवाल के बारे में मैं आपसे यहाँ पर बातचीत करना चाहती हूँ कि वैक्सीन का ये जो कोर्स है ये पूरा करना कितना ज़रूरी है हमारे तमाम दर्शकों के लिए और साथ ही साथ भारतवर्ष के हर नागरिक के लिए भी। ये वैक्सीन का कोर्स पूरा करना तो बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि जो WHO की रिकमेंडेशन है कि अगर किसी को कोविड इन्फेक्शन भी हो चुका है तो भी उसको वैक्सीनेशन लेना चाहिए, फॉर द सिंपल रीजन कि जो वैक्सीन का रिस्पॉन्स है वो कुछ हद तक कैलकुलेटेड है, प्रेडिक्टेबल है, जबकि इन्फेक्शन का जो रिस्पॉन्स है वो कैलकुलेबल नहीं है, प्रेडिक्टेबल नहीं है। हम सब लोग इतने दिनों से पढ़ रहे हैं कि जब भी इन्फेक्शन माइल्ड होता है तो इम्यूनिटी कितनी होती है हम उसको गेज नहीं कर सकते, जबकि जो वैक्सीनेशन से इंड्यूस इम्यूनिटी है हम उसको गेज कर सकते हैं, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर हम अपने डोसेस कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा लेवल ऑफ इम्यूनिटी इतना होगा, और इसीलिए वैक्सीनेशन की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। जी बिल्कुल। आगे हम आएंगे, डॉक्टर आंचल आपके पास आऊंगी। अगला सवाल मेरा ये है कि जो वैक्सीनेशन की हम बात करते हैं तो वैक्सीनेशन को लेकर कई बीमारियों को लेकर लोगों में कंफ्यूजन्स बने हुए हैं। हालांकि उन कंफ्यूजन्स को हम लगातार एक्सपर्ट्स के माध्यम से दूर करने का प्रयास करते हैं। एक सवाल यहाँ पर कई दर्शकों का ये है कि यदि हाई बीपी का कोई पेशेंट है तो माना ये जा रहा है कि हाई बीपी के पेशेंट के लिए वैक्सीनेशन कई बार खतरनाक भी हो सकता है, तो हाई बीपी के पेशेंट को वैक्सीनेशन कराने से पहले कौन सी सावधानियां रखने की जरूरत है और क्या उन्हें वाकई में डरने की जरूरत है? क्या उससे पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं उनको तो जरूर से वैक्सीनेशन कराना है। हाई रिस्क में आ जाता है हाई बीपी के मरीज, डायबिटीज के मरीज, कार्डियक पेशेंट्स, इन सब को जरूर से लेना है। एक बीच में थ्योरी आई थी कि जिनको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो टेस्ट इम्यूनाइजेशन के पहले अपना एक CRP टेस्ट करा के देख सकते हैं, बट उसका कोई इतना ज़्यादा प्रूव नहीं हो पाया था कि वो कितनी सिग्निफिकेंट होएगी। एक यही चीज़ है, बट बीपी एज फार एज कंट्रोल्ड है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमको हाई बीपी के मरीजों को वैक्सीनेशन नहीं कराना है। जी, यहाँ पर वैक्सीनेशन कराना है, लेकिन वैक्सीनेशन कराने के साथ ही साथ सावधानियां भी बनाए रखनी है। ये भी आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर आंचल कि यदि हाई बीपी के मरीज वैक्सीनेशन करवाते हैं और वैक्सीनेशन कराने के बाद बीपी में कुछ फ्लक्चुएशन उन्हें दिखाई देता है या घबराहट होती है तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? एक बार अपने फिजिशियन से कांटेक्ट करें और सबसे बड़ी बात है कि अपने मन से डर निकालें, ये कॉन्फिडेंस रखें कि ये वैक्सीनेशन जो हो रहा है ये उनके अच्छाई के लिए हो रहा है। एंजाइटी अपने अंदर किसी भी तरीके की नहीं रखें। जी बिल्कुल। डॉक्टर जसवंत आपके पास आऊँगी मैं, और वैक्सीनेशन की हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, हाई बीपी की हमने बातचीत की है। कुछ लोगों के पास से ये सवाल आए हैं कि वैक्सीनेशन कराने के बाद अन्य कई सिम्टम्स के साथ उनके सीने में भारीपन की भी शिकायत लोगों को यहाँ पर समझ में आती है। तो यदि सीने में भारीपन लगता है तो ये किस चीज़ का सिम्टम है और इसको लेकर क्या करना चाहिए लोगों को? देखिए, सीने में भारीपन होने का मतलब है कि ये आपको वैक्सीनेशन में भी थोड़ा सा भारीपन हो सकता है, थोड़ा उसके सिम्टम्स होते हैं, लेकिन एक बार फिजिशियन को कंसल्ट करना चाहिए। कंसेशन वगैरह तो नहीं है या उनको प्रीवियसली कोई कोविड तो नहीं होकर गया तो ओवर रिएक्शन हो रहा हो उसका, एक बार कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से। आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ कॉलर गेंदेलाल जी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या सवाल है उनका। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल बताएं, क्या जानना चाहते हैं? ये जानना चाहते हैं मैम जी, इंजेक्शन लगाने के कितने दिन पहले वाइन को छोड़ना पड़ेगा और कितने बार पीना पड़ेगा, कितने दिन बाद? वाइन के बारे में आप जानकारी चाहती हैं? जी, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर
डॉक्टर भरत, आपके पास ही आऊँगी, अगला सवाल भी आपसे लूँगी। हमारी एक कॉलर है, उनका छोटा सा प्रश्न ये है कि वैक्सीनेशन कराने के कितने दिनों पहले उन्हें अल्कोहल या वाइन को छोड़ देना है और उसका सेवन नहीं करना है? मैं सवाल नहीं सुन पा रहा हूँ जी। आपके लिए सवाल मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। हमारी दर्शक है लखनऊ से, जिनका ये कहना है कि वैक्सीनेशन से पहले यदि वो वाइन कंज्यूम करना छोड़ना है उनको तो कितने दिनों पहले छोड़ देना चाहिए? ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। बीच में जब लास्ट ईयर हम लोग के सामने वैक्सीनेशन की बात आई थी तो इनिशियली ये पता चला था कि 1 हफ्ते पहले और 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद तक वाइन, अल्कोहल या किसी भी फॉर्म में अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल जो है वो आपकी इम्यूनिटी के साथ इंटरफेयर करता है। फिर जो यूएस में वैक्सीन यूज हो रही है, फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन, और उनके बारे में आया कि 1 वीक to 10 days। देन कोविशील्ड ने अपना जो इंफॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च करी, उस पर उन्होंने कहा कि 2 to 3 days ही बहुत है, प्रेफरेबली 2 to 3 days बिफोर वैक्सीनेशन, 2 days, एंड प्रेफरेबली 5 to 7 days आफ्टर वैक्सीनेशन अगर हो सके तो अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर आंचल, वेरिएंट की जब हम बात कर रहे हैं, डेल्टा वेरिएंट को लेकर जिस तरह से तमाम न्यूज़ आ रही है, लोगों ने कहीं ना कहीं इसको लेकर डर भी बना दिया है। हालांकि जब डॉक्टर से बात करते हैं तो उनका ये साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का हमें पालन करते रहना है और ऐसे में बचाव संभव है। लेकिन इस डेल्टा वेरिएंट के साथ ही साथ कोरोना वायरस को लेकर पिछले 1 साल में जिस तरह के नए नए म्यूटेंट देखने को मिले हैं, हमें अभी और कितनी सावधानी रखने की ज़रूरत है और क्या इसमें और नए म्यूटेंट्स भी समय समय पर बदल कर आ सकते हैं? दूसरी बात यह कि यदि म्यूटेंट्स आते हैं, नए वेरिएंट्स आते हैं, तो जो वैक्सीन भारत में लग रही है, क्या ये वैक्सीन तमाम वेरिएंट्स पे काम करेगी? देखिए, कोरोना के साथ तो हम लोगों को अब रहना सीखना पड़ेगा। ये प्रॉबली इन्फ्लुएंजा की तरह होएगा कि हम लोग को इसके साथ रहना पड़ेगा, सावधानी के साथ। ये नए वेरिएंट्स जैसे हर वायरस में होता है कि नए वेरिएंट्स आते हैं, फिर उसके बाद वो ख़त्म होके फिर नए वेरिएंट्स आते हैं, ये तो सिलसिला प्रॉबली बना ही रहेगा। लेकिन इसमें सावधानी ही बरतनी है। जैसे ये कोविड बिहेवियर के साथ जो सावधानियां हैं वही हम लोगों को साथ में लेके चलनी होंगी। और रही बात वैक्सीनेशन की, वैक्सीनेशन का भी जैसे आपने बाकी वैक्सीनेशन का सुना होगा कि हर साल वैक्सीनेशन अपग्रेड होके आती है कि इस बार जो करंट म्यूटेंट है उसको कवर कर रही। मे बी जब ये फर्दर कोविड के बिहेवियर को देखते हुए फर्दर वैक्सीनेशंस आए तो वो और म्यूटेंट्स को कवर करेंगी। जी बिल्कुल। आप सभी से रिक्वेस्ट है, बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। अपने दर्शकों को लगातार बता दें कि हमारे कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगातार कोरोना की नई वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा भी यदि आपके कुछ सवाल हैं, कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। समय पर इलाज से ब्लैक फंगस बीमारी ठीक हो जाती है। कोरोना से ठीक होने के 20 से 30 दिनों के भीतर कुछ लोगों में म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के लक्षण आ सकते हैं। इसलिए कोरोना से ठीक हो चुके लोगों और उनके परिजनों के लिए ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस के बारे में सतर्क रहना आवश्यक है। जिन लोगों को डायबिटीज हो, कोविड के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुए हो, स्टेरॉइड या ऑक्सीजन दी गई हो, आईसीयू में भर्ती रहे हो, कैंसर या किडनी रोग का इलाज चल रहा हो, उन्हें इस इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। ब्लैक फंगस के लक्षण हैं आंखों और नाक के पास लालिमा, चेहरे पर एक तरफ सूजन, लगातार बुखार या खांसी, सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ या दर्द, उल्टी में खून आना और मानसिक स्थिति में बदलाव। इससे बचाव के लिए खास तौर से शुगर को कंट्रोल में रखें, मिट्टी और धूल वाली जगहों से बचें, फेस मास्क जरूर पहने, त्वचा पर लगी चोट की साबुन और पानी से अच्छी तरह से सफाई रखें। मेन आजकल बात चली कि कोविड वालों में सब में हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। वो भी वो पेशेंट
जो कि डायबिटिक हो, ऐसे पेशेंट में जो हाई स्टेरॉइड्स पे रहते हैं और लंबे समय तक ऑक्सीजन थेरेपी जिनको चल रही हो, उसकी प्योरिफिकेशन ठीक से ना हो, ऐसी कंडीशन में ही म्यूकोरमाइकोसिस किसी पेशेंट को होता है। तो मिला के सर्जरी, एंटी फंगल ट्रीटमेंट एंड फॉलो, ये तीनों चीजों को मिलाकर ही पेशेंट को ट्रीट किया जा सकता है। और हाँ, ये संक्रामक बीमारी नहीं है, एक व्यक्ति से दूसरे को नहीं फैलती। ये सावधानियां अपनाएं और ब्लैक फंगस को हराएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आज कोरोना की डेल्टा वेरिएंट को लेकर तो हम बातचीत कर ही रहे हैं, साथ ही साथ पोस्ट कोविड को लेकर भी हम बातचीत करेंगे कि यदि किसी भी पेशेंट को कोविड हुआ है तो उसके ठीक होने के बाद जिस तरह का सिम्टम्स लोगों में दिखाई देते हैं उसको लेकर कई जगह पर पोस्ट कोविड वार्ड भी बनाए गए हैं। देखने में समस्याएं आती हैं कि कई रातों तक लोगों को नींद नहीं आती है, कहीं नींद की समस्या होती है तो कहीं घबराहट होती है, कहीं अन्य कई सिम्टम्स भी लोगों को नज़र आते हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि यदि यहाँ पर सही गाइडेंस ना मिले तो लोग अक्सर डिप्रेशन का शिकार भी होते हैं। लोगों को कई बार दिमागी प्रॉब्लम से, मेंटल हेल्थ से भी गुजरना पड़ता है और ऐसे में डॉक्टर्स की राय, उनका गाइडेंस लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो पोस्ट कोविड को लेकर इन तमाम चीज़ों के बारे में भी हम बातचीत करेंगे, एक्सपर्ट से राय लेंगे कि यदि इस तरह की कोई परेशानियां आती हैं कोरोना से ठीक हो जाने के बाद भी, यदि शरीर जिस तरह से पहले फंक्शन करता था उस फंक्शन करने में थोड़ा समय और लगता है, तो किस तरह से अपने पेशेंस को बनाए रखना है, धैर्य को बनाए रखना है और उसके साथ ही साथ पोस्ट कोविड सिम्टम्स से भी लड़कर जीतना है, इस बारे में बातचीत करेंगे। इसके अलावा यदि आपके कुछ सवाल हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कोरोना को लेकर बातचीत को जारी करेंगे, चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत करेंगे। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं डॉक्टर आचार्य कपूर, वरिष्ठ चिकित्सक बने हुए हैं, डॉक्टर भरत मेहलोत्रा, चेस्ट स्पेशलिस्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं और डॉक्टर जसवंत सिंह, वरिष्ठ चिकित्सक भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर भरत, यहाँ पर आपके पास आऊँगी और कोरोना से ठीक होने के बाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो तमाम लोगों के सामने, काफ़ी हद तक लोगों के सामने पेश आई, वो ये है कि पोस्ट कोविड सिम्टम्स से बाहर निकलना और उसके साथ फाइट करना। कोरोना से तो फाइट करके व्यक्ति कहीं ना कहीं 10-12 दिन में ठीक हो भी जाता है, लेकिन पोस्ट कोविड सिम्टम्स की यदि हम बात करें तो कई बार ये काफ़ी लंबे भी चलते हैं। उसमें नींद ना आना हो सकता है, घबराहट हो सकता है, खांसी, खराश, इस तरह की कई ऐसी परेशानियां हैं जिसमें लोगों को परेशानी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को ये लगता है कि कोरोना से अभी भी वो ठीक नहीं हुए हैं, तो मेंटल हेल्थ पर जो असर पड़ता है, मेंटल पीस पर जो असर पड़ता है, वो बहुत परेशान करने वाला है। ऐसे पेशेंट्स के लिए या पोस्ट कोविड इन सिम्टम्स के लिए आप हमारे ऑडियंस को या दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? जी डॉक्टर भरत। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बात तो बिल्कुल सही है कि कोविड से रिकवरी होने के बाद काफी टाइम लगता है, एक तरीके से जिसको हम लोग रिहैबिलिटेशन कहते हैं। रिहैबिलिटेशन का मतलब है कोविड से रिकवरी होने के बाद से लेके इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल तक आने में। और उसमें कोविड के दौरान कुछ पेशेंट्स, जैसा कि आपने कहा कि 10-12 दिन, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोविड से कुछ पेशेंट्स को रिकवर होते होते 1 महीना और 1.5 महीना, 45 डेज भी रिकवरी होने के लिए घर पहुंचने के बाद साफ सुथरे माहौल में रहना, हाइजीन मेंटेन रखना, जेंटल फिजिकल एक्सरसाइजेस या जिसको हम लोग कह सकते हैं कि माइल्ड टू मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी करना, अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट लेना, अच्छे माहौल में रहना, थोड़ा सा फैमिली सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको घर जाने के बाद भी काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत होती है अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ के लिए। खाना खाने में हेल्प चाहिए उनको, टॉयलेट जाने में हेल्प चाहिए उनको, डेली के कपड़े बदलने में हेल्प चाहिए, मॉरल सपोर्ट चाहिए। बिसाइड्स फाइनेंशियल लॉस जो होता है वो तो होता ही है, तो फैमिली सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है कि फैमिली मेम्बर्स भी उस बात को समझें कि ये व्यक्ति जो है वो 10 दिन या 1 महीना जो भी रह के आया है एंड ही इज ऑल्सो फीलिंग मॉरली लो एंड वेरी लो इन फैक्ट, तो उनको उसी तरीके से सपोर्ट करें। क्लीन वेंटिलेटेड रूम में रहना बहुत ज़रूरी होता है। आजकल हम लोग पिछले
1-1.5 महीने से फंगस के बारे में बात कर रहे हैं, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस, जो कि हमारे हर तरफ चारों तरफ रहते हैं। तो उसमें मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए कमरे में। हम सबके घरों में कुछ पुराने घर भी होते हैं जहाँ पे दीवारों पे सीलन रहती है। हम सबके घरों में कभी कभी खाना रूम्स में पड़ा रहता है, पेट्स होते हैं। तो इन सारी चीज़ों का थोड़ा सा दूर रहना बहुत ज़रूरी है ताकि फंगस आपके एटमॉस्फेयर में ना ग्रो करे। और बहुत ज़्यादा आपके रूम में बहुत ज़्यादा विजिटर्स नहीं होने चाहिए। 1 या 2 लोग, एट द मोस्ट 3 लोग, बहुत क्राउडेड एटमॉस्फेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप घर पहुंचते हैं कोविड से रिकवरी होने के बाद तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी ड्रेन आउट हो चुकी होती है कि आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कि आप कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना कैच करें। आगे बढ़ेंगे हम, हमारे साथ कॉलर एक जुड़े हुए हैं, उससे जान लेते हैं कि क्या सवाल है उनका। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना नाम बता दें आप। पवन कुमार बोल रहा हूँ। जी पवन, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोविशील्ड इंजेक्शन लेने के बाद नॉनवेज खा सकते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, आपका सवाल मैं रख देती हूँ। हालांकि इसको लेकर अभी तक कहीं रोक लगाने की बात सामने नहीं आई है, लेकिन फिर भी मैं आपके सवाल पूछ लेती हूँ। डॉक्टर जसवंत आपके पास आएंगे। हमारे एक दर्शक है पवन, उनका एक छोटा सा सवाल है। सवाल ये है कि क्या वैक्सीनेशन कराने के बाद नॉनवेज का प्रयोग किया जा सकता है? नॉनवेज ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये कि आप रोस्टेड नॉनवेज लीजिए, बहुत स्पाइसी मत लीजिए। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे हम और सवाल को लेकर हम बात करेंगे यहाँ पर। तो कई बार डॉक्टर जसवंत ऐसा भी देखने में आया है कि कोविड से बाहर निकलने के बाद पोस्ट कोविड में लोगों को कम वजन या वजन घटने की यहाँ बात हो रही है। बहुत कम शब्दों में आपका जवाब चाहूंगी क्योंकि समय की हमारे पास कमी है। तो वजन यदि घटता है तो उसके पीछे क्या कारण? बेसिकली वजन घटने के पीछे बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट होता है। बहुत सारे हैवी में आप एंटीबायोटिक लेते हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं, तो बॉडी को कोप अप करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है वो सारी चीज़ों से। तो एटलीस्ट आपको रेस्ट लेना चाहिए, प्रॉपर हेल्दी फूड लेना चाहिए फॉर ए वीक और 1 मंथ आई विल से। और सब एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए, जैसे योगा वगैरह कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, तो आपके सिस्टम को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। जी बिल्कुल, और इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम को यहीं पर विराम देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जसवंत। डॉक्टर भरत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही साथ डॉक्टर आंचल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय हमें देने के लिए। अपने दर्शकों को लगातार बता दें कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार कोरोना के बारे में अपडेट जानकारी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। डेल्टा वेरिएंट को लेकर जो बातचीत हमारे कार्यक्रम के दौरान हुई है उससे ये पता चलता है कि सावधानी हमें उसी तरह से बरतनी है। अभी तक भारत में जो भी वैक्सीन है उन तमाम वैक्सीन को तमाम वेरिएंट्स के खिलाफ कारगर माना जा रहा है। आगे आने वाले समय में यदि कोई वेरिएंट आता है तो वैक्सीन को भी उसी आधार पर अपडेट किया जाएगा। फिलहाल आपसे अपील है कि आप मास्क का प्रयोग करते रहें, कोविड गाइडलाइंस का पालन करते रहें। हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। कोरोना काल में हर जरूरत या समस्या के समाधान के लिए सभी दिल्ली वासी बस याद रखें एक नंबर 1031। 1031 पर आपको कोविड से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी। किसी भी अन्य सहायता के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 1031 को सेव कीजिए और अपने नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेजिए। याद रहे दिल्ली 1031, दिल्ली की अपनी कोरोना हेल्पलाइन। दिल्ली सरकार हमेशा आपके साथ है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर